डिस्क्लेमर, आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई एक काल्पनिक रचना है। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, संवाद और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थान अथवा वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग माना जाए। इस वीडियो में व्यक्त विचार, घटनाएं या परिस्थितियां किसी भी ब्रांड, उत्पाद, संगठन या सेवा का प्रचार, समर्थन नहीं करती हैं। किसी भी नाम, चिन्ह या संदर्भ का उपयोग केवल कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया है। अब तैयार हो जाए एक ऐसी कहानी के लिए जहां कल्पना और रहस्य की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें नई कहानियां, नए अध्याय और भी रोमांचक रहस्यों को आपके सामने लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और कहानी का आनंद लीजिए। अध्याय 1, पत्नी का रिश्ता टूट जाता है। वरिष्ठ भाई, महान दाव निर्दयी है, योग्यताओं में बहुत अंतर है, इस तरह चलते रहने से केवल बाधा ही आएगी। गहन विचार विमर्श के बाद मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। ढलते सूरज के नीचे एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी और धीमी आवाज में बात कर रही थी। काले घने बाल बहते झरने की तरह हवा में लहरा रहे थे, जो बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा और टिमटिमाते तारों जैसी निर्मल आंखों की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। रात का आकाश बेहद खूबसूरत था। हल्की हवा चल रही थी और उसकी पतली सफ़ेद पोशाक उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, जिससे उसके सुंदर और मोहक हरे रंग के शरीर की आकृति उभर रही थी। उसकी स्कर्ट का किनारा हवा में लहरा रहा था, जिससे कभी कभी उसके गोरे, कोमल, जैद जैसे सुंदर पैर दिखाई दे रहे थे, जो नंगे थे और जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर थे, मानो चंचल भाव से हवा में खुले हों। एकदम सुडौल शिखर, भरे हुए आड़ू जैसे नितंब, अविश्वसनीय रूप से पतली कमर, साथ ही संयमी, अत्यंत सुंदर चेहरा, जो लगातार सीमाओं को चुनौती देता था। हवा के साथ कई मुरझाए पीले पत्ते उड़कर नीचे आए और उसके खूबसूरत बालों पर जा गिरे। वह दृश्य इतना सुंदर था कि उसे देखते रहने से डर लगता था कि कहीं एक और नज़र डालने से विस्फोट न हो जाए। सफ़ेद बालों वाला एक आदमी, दोनों हाथों में छड़ी पकड़े हुए, इस खूबसूरत महिला के सामने खड़ा था। आह भरी, यह आखिरकार आ ही गया। मैं दोष देता हूँ। बूढ़े आदमी के चेहरे पर राहत और बेबसी के भाव थे, लेकिन क्रोध का कोई नामोनिशान नहीं था, बल्कि ऋणग्रस्तता का संकेत था। केवल क्योंकि उसके सामने खड़ी अत्यंत सुंदर स्त्री 4 महान संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुख। खेती बाड़ी ने अभूतपूर्व स्तर हासिल कर लिया। 1000 साल से भी कम समय में खेती। उन्हें महान सम्राट का दर्जा प्राप्त करने की प्रबल संभावना वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति माना गया। किस बारे में? बस एक प्रतिभाहीन निकम्मा जो अपने पूरे जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। अब 990 वर्ष हो गए हैं, अभी भी स्वर्णिम कोर्ट मध्य चरण में फंसा हुआ है। अपनी आसन मृत्यु की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पीली मिट्टी में परिवर्तित हो रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपरिवर्तित रहा, अभी भी युवा और सुंदर था। फिर अपने झुर्रीदार, बूढ़े हाथों और झुकी हुई पीठ को देखा, उसके दिल में कड़वाहट का ज्वार उमड़ आया। क्या आपको कभी शादी करने का पछतावा हुआ? एक बुजुर्ग आवाज ने पूछा। कई यादें लगातार मन में कौंधती रहीं। काफी देर बाद धीरे से बोली, मुझे खेद है। ये सुनकर अपने आंसू नहीं रोक सका। वह जानता था कि वह योग्य है और उसने बेताब होकर साधना की, गति बनाए रखने की कोशिश की। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि उसने उसे अनगिनत सर्वोच्च श्रेणी के आध्यात्मिक अमृत गोलियां दी थीं। फिर भी निराशाजनक, पूरे जीवन भर अकेले ही स्वर्णिम कोर्ट तक भी नहीं पहुंच सका। देखते रहे जो पुराने आंसू बहाते हुए उसके हाथ, जो उसकी पोशाक के नीचे मुट्ठी में जकड़े हुए थे, खुद को रोक नहीं पाए। उसके आंसू पोंछने की चाहत में कांप उठे। अंततः कोई हरकत नहीं की। मुड़कर अपनी सुंदर पीठ के साथ चली गई। उसने और कुछ नहीं कहा, चुपचाप इंतजार करती रही, रोना जारी रखने के लिए। काफी देर बाद आखिरकार रोना बंद कर दिया। वह मुस्कुराया और बोला, अभी भी रोते हुए, छोटी बहन के सामने। मैंने छोटी बहन को हंसा दिया। उन्होंने शांत भाव से कहा, वरिष्ठ भाई, आपकी महान सीमा निकट आ रही है। यदि आपकी कोई अधूरी इच्छा हो तो मुझे बताएं और मैं उन्हें पूरा करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। इच्छाएं? सुंदर आकृति की ओर देखा और बुदबुदाया, मेरी एक आखिरी इच्छा है। क्या इच्छा है? मुड़कर देखा। वह कभी शर्मीला, मोहक और मनमोहक चेहरा, जो अनगिनत दिनों और रातों से सामने आया था, फिर प्रकट हुआ। हमारे अलग होने के बाद तुम मुझे आखिरी बार एक आखिरी तोहफा दोगे, उसने इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। तुम विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति हो। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे उसकी यह बात बहुत पसंद थी। कोई बात नहीं। कई बार वह हमेशा एक शर्मीली बच्ची की तरह व्यवहार करती थी। सामने बाहरी लोग हमेशा अलग थलग रहने वाले स्वामी, इच्छाओं से रहित। उसके सामने एक छोटी सी पत्नी थी जो जरा सी छेड़छाड़ पर भी शर्मा जाती थी। क्या आप सहमत हुए? उसने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। उसने अभी जो कहा था वह एक मजाक था।
वह पहले ही उससे संबंध तोड़ चुकी थी, क्या वह इस तरह के अनुचित अनुरोध को मान सकती थी? पति पत्नी 100 दिनों की दयालुता का सृजन करते हैं। आपकी उम्र सीमा नजदीक आ रही है, तो इस छोटी सी इच्छा को मानने में क्या हर्ज है? उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। जल्दी जल्दी मुझे कमरे में ले चलो, उसने अपनी छड़ी पर झुकते हुए उत्तेजित होकर कहा। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि वह कभी पहल नहीं करती थी, लेकिन अगर आप पहल करते तो वह कभी मना नहीं करती थी। हमेशा उसे ढूंढता था जब उसे याद करता था। जब वे छोटे थे तब वे हर जगह जाया करते थे। अब जब वह बूढ़ा हो गया था तो उसकी इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन शरीर कमजोर था और वह हर बार जल्दी काम खत्म कर लेता था। हालांकि कुछ नहीं कहा, भीतरी स्वाभिमान को ठेस पहुंची। हर बार केवल वही खुश रहता था जिसे वह अत्यंत शर्मनाक व्यवहार मानता था। धीरे धीरे वह कुछ दिनों में एक बार, फिर कुछ महीनों में एक बार और फिर कुछ वर्षों में एक बार आने लगा। पिछली बार 5 साल पहले आया था। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, फिर भी तुम्हारा ध्यान अभी भी उन्हीं बातों पर है, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने सुगठित पैर से एक कदम बढ़ाया और तुरंत उसके बगल में पहुंच गई। उसने कुशलता से सहारा दिया और धीरे धीरे कमरे में चली गई, फिर दरवाजा बंद हो गया। 5 मिनट बाद कमरे में जल्दी से नीचे झुककर फर्श से अपने अंतरंग वस्त्र उठाने लगी और अब हम सचमुच बराबर हो गए हैं। अलविदा बड़े भाई, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए, ये कहकर वह चली गई। बिस्तर हवा के लिए हौंफ रहा था, संघर्ष कर रहा था, अपनी बूढ़ी कमर को सहारा दे रहा था। मैं सचमुच दिन ब दिन और भी बेकार होता जा रहा हूँ। कुछ लोगों ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, जबकि कुछ लोग पहले ही काम खत्म कर चुके हैं। लेकिन क्या मैं खुद को दोष दे सकता हूँ? उस तरह बैठे हुए भला कौन सहन कर सकता था, उसने नाराजगी से कहा। अचानक अगले ही पल कमरे में एक आवाज गूंजी। क्या यह इसलिए नहीं था कि तुम्हारी कमर सीधी भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने मुझे दोष दिया? छोटी बहन, तुम गई ही नहीं हो, उसने शर्मिंदा भाव से कहा। मैं अब निकल रहा हूँ। चुपचाप और बड़ी मेहनत से कपड़े पहने। तभी उसके मन में एक महिला की आवाज सुनाई दी। बधाई हो होस्ट, आपको बाहर निकाल दिया गया है। सिस्टम सक्रियण सफल रहा। सिस्टम आखिरकार आ ही गया। उत्साह से खड़ा हुआ, लेकिन अचानक उसकी पीठ में दर्द होने लगा। दर्द से कराहते हुए वह कमर पकड़कर बिस्तर पर वापस बैठ गया। 990 साल, पूरे 990 साल। सिस्टम, पता है मैंने ये साल बिताए हैं। उत्साह से ब्लू स्टार से पुनर्जन्म लेने वाले एक व्यक्ति ने एक बार चीट सिस्टम के बारे में कल्पना की थी, लेकिन वह कभी प्रकट नहीं हुआ, जिससे उसने उस मानक चीट सिस्टम की उम्मीद खो दी जो ब्लू स्टार पुनर्जन्म लेने वालों के पास होना चाहिए था। सोचा था कि जीवन ऐसा ही होगा, लेकिन अब अचानक ये व्यवस्था प्रकट हो गई। मेजबान को किसने कहा कि अब सिर्फ एक महिला ही उसे छोड़ेगी? ये सिस्टम भी बेबस है, ठीक है। वह सेटिंग जो सिस्टम तब सक्रिय करता है जब आपको किसी महिला द्वारा छोड़ा जाता है, मुश्किल होती है। मुझे पता था कि आज तक मुझे नहीं छोड़ा जाएगा। मुझे दोष दो। अध्याय 2 यादें। वह ब्लू स्टार से पुनर्जन्म लेकर आया था। यादें कौंध गई मन में। साल पहले ब्लू स्टार पर एक ट्रक से टकरा गया और गर्भ में भ्रूण के रूप में पुनर्जन्म लिया। कुछ महीनों बाद जन्म हुआ और पहली बार इस दुनिया को जानने का मौका मिला। पिता मुखिया थे, उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था, गांव में हर कोई उनकी बात सुनता था। दूसरी ओर बचपन का प्यार। जब 1 साल का, पड़ोस का 1 साल का बच्चा। मुझे पता था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से बहुत सुंदर हो जाऊंगी। साथ विचार, कम उम्र से ही पत्नी का पालन पोषण करना, हर चीज से ऊपर खेलना। अंत में वे दोनों बचपन के सबसे करीबी प्रेमी बन गए। उन्होंने स्नान किया, साथ में सोए। उन्होंने वर्जित फल का स्वाद चखा। अब केवल एक प्रतीकात्मक विवाह समारोह ही शेष था। दोनों पक्षों के माता पिता उनके रिश्ते के बारे में जानते थे और उन्होंने इसे मंजूरी दी थी। उसने सोचा था कि वह साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। 20वां जन्मदिन। आकाश से एक अमर स्त्री अवतरित हुई और इस एकांत स्थान पर पहुंची। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में अमर प्राणी सचमुच मौजूद हैं। एक अमर महिला मूल रूप से यहाँ से गुजर रही थी। उसका इरादा एक रात आराम करने और कल अपनी यात्रा जारी रखने का था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ। ये पौराणिक, आकाश को चुनौती देने वाला काया। क्या ऐसा आकाश को चुनौती देने वाला काया किनारे लोंगक्सुआन महाद्वीप पर दिखाई दे सकता है? अमर स्त्री ने हाथ को कसकर पकड़ रखा था, छोड़ने को तैयार नहीं थी। चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। वह भी स्तब्ध थी। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह अमर महिला क्या कह रही थी। खांसी, खांसी। उस महिला अमर ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए गंभीरता से कहा, ये पूज्यवर संप्रदाय के गुरु क्या मुझे अपना गुरु स्वीकार करने, साधना करने और मेरे सच्चे शिष्य बनने के लिए तैयार हैं? क्या गुरु से प्रशिक्षण लेना? मैंने तो कभी प्रशिक्षण या ऐसी ही किसी चीज के बारे में नहीं सुना। इसके बाद किसी ने भी ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया। हाँ, अपने गुरु को ले लो, मेरे साथ साधना करो, तुम अमृतत्व प्राप्त करोगे, क्षमता प्राप्त करोगे, आकाश के पार पृथ्वी में प्रवेश करोगे, पहाड़ों को भरोगे, समुद्रों को हिलाओगे।
एक दूर के पहाड़ की ओर इशारा किया। उसकी उंगली से प्रकाश की एक किरण निकली जिसने दूर स्थित पहाड़ को राख में बदल दिया। इस दृश्य को देखकर ग्रामीणों ने भय व्यक्त किया। वाह तिल्दा बहुत डरावना, वाह तिल्दा डरावना। सोच रहा था कि ये देहाती ग्रामीण व्यंग्यात्मक क्यों लग रहे हैं। वह के तरीकों से स्तब्ध थी। उसका चेहरा उत्साहपूर्ण अविश्वास से भरा हुआ था। का भाव देखकर संतुष्टि से मुस्कुराए, मेरे साथ साधना करना चाहते हो? वह हिचकिचाई, एक नज़र घुमाई और फिर बोली, मैं अपने पति की राय पूछना चाहती हूँ। अंततः टल गया, दिल शांत हो गया। वास्तव में उसे डर था कि उसकी पत्नी भाग जाएगी, उससे संबंध बनाएगी और उसे छोड़ देगी। पति, उसका चेहरा जम गया। तभी उसने गौर किया कि अब वह कुंवारी नहीं रही। उसकी निगाहें उसके बगल में खड़े सुंदर युवक पर पड़ी। उसकी आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि इस युवक में खेती बाड़ी की प्रतिभा बेहद कम है। प्रचुर संसाधनों के बावजूद भी वह अपने जीवनकाल में कभी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। भविष्य के संप्रदाय प्रमुख, असीम संभावनाओं से भरा हृदय। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से ही शादीशुदा थी और एक अच्छे गांव से कुछ भी नहीं कि महाद्वीप के लोगों को पता चल जाए तो निस्संदेह सबसे बड़ा धब्बा। कल्पना कीजिए, एक प्रतिष्ठित संप्रदाय प्रमुख जिसका पति एक गांव का निकम्मा कुछ भी नहीं। ये घोटाला बहुत बड़ा होगा। इस क्षण उसके मन में न केवल बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के प्रति हत्या का इरादा था। वे उन सभी को मारना चाहते थे जो जानते थे। इसके बाद वे महज एक साधारण ग्रामीण समूह थे जिनका कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्हें मारना मतलब उन्हें मारना ही था। उनके लिए खड़े होंगे या उनकी हत्या करने वालों की जांच करेंगे। हत्या के इरादे को भांपते हुए प्रतीत हुआ आंखें, चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया और पीछे छिप गया, कहते हुए, कुछ भी हो जाए पतिदेव, मैं भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हारी हत्या करने की मंशा पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह मजाक नहीं कर रही थी। उसे इस गांव के प्रति अपनी भावनाओं के इतने गहरे होने की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी नहीं। तुम अभी जवान हो। तुम भविष्य में महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की प्रबल संभावना रखती हो। एक निकम्मे देहाती पति के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो। उसने विनम्रतापूर्वक सलाह दी। बस इतना ही जान लो कि पति, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसके पीछे वह बहुत भावुक थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वास्तव में हर रात का स्नेह व्यर्थ था। दिल पूरी तरह से आकार दिया गया था। ठीक है, ठीक है, वादा करती हूं कि तुम्हारे पति के प्रति मेरे मन में फिर कभी कोई बुरी भावना नहीं होगी। अब क्या तुम मेरे साथ साधना करने आओगी? वह केवल मान सकती थी। उसने सोचा कि अगर वह इस निकम्मे को नहीं भी मारेगी तो भी वह 100 साल में मिट्टी में मिल जाएगा। उसके कारण कोई अप्रियता पैदा करने की जरूरत नहीं है। की बातें सुनने के बाद का चेहरा विरोधाभासी हो गया। ईमानदारी से कहूं तो वह वास्तव में के साथ जाना चाहती थी, खेती करना चाहती थी। वह गांव में अपने माता पिता को छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। गांव में सभी को छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी और विशेष रूप से अपने पति को छोड़ने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी के साथ। लेकिन क्या तुम इस गांव के सभी लोगों को ले जाओगे? पूछा। यह असंभव है। वह मुस्कुराए। इस गांव में शायद 1000 पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। उनकी प्रतिभाएं व्यर्थ थीं। उन्हें वापस लेने का कोई मूल्य नहीं था। तो कम से कम मेरे पति को तो ले ही लो, है ना? उसने कसकर खींचा, रियायत देते हुए। उन्होंने गले भी लगाया। उनकी पतली कमर देखकर वे बहुत भावुक हो गए। उनकी प्यारी पत्नी, तुम दोनों बहुत अच्छी हो। अंतरंग जोड़े को देखकर वह असहाय हो गई। उसने पहले ही पूरे गांव को लाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अब उसने केवल अपने पति को लाने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह वास्तव में बहुत निर्मम और बेरहमी होगी। इसके बाद भी भविष्य पर निर्भर रहेगा। आप अपने पति को ला सकती हैं, लेकिन आप अपने वैवाहिक संबंध को सार्वजनिक नहीं कर सकती। आप एक दूसरे को केवल बड़े भाई और छोटी बहन कहकर ही संबोधित कर सकती हैं। आह भरी, यही सबसे अच्छा तरीका था, इसे संभालो। बॉट ने खुशी के भाव दिखाए। वे खेती करना चाहते थे और क्यों नहीं चाहेंगे। बस वो स्पष्ट रूप से उसे नीचा दिखाती थी और वो बेशर्मी से यह जिद नहीं कर सकता था कि वो उसे अपना शिष्य बना ले। इसके बाद अपने माता पिता को विदाई देने के बाद वे चले गए। अध्याय 3, बिहुआजिन, लड़की भाग्य। इसके पुरस्कार मेजबान की स्थिति के अनुसार बदलते रहे। मेजबान को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। पहला पुरस्कार, मेजबान की शारीरिक क्षमता युवावस्था के स्तर पर बहाल हो जाती है। पुरस्कार 2, मेजबान की अपूर्णता को 10वें हिस्से तक ठीक किया गया। पहला इनाम समझ में आ गया, लेकिन दूसरा पूरी तरह समझ में नहीं आया। सिस्टम, मरम्मत अपूर्ण 1/10वां का क्या अर्थ है? उद्धरण चिन्ह, क्या मेजबान को पता है कि आपका शरीर, हालांकि, आपका अधूरा है? वर्तमान में इस प्रणाली ने केवल 1/10वां हिस्सा ही ठीक किया है। मेजबान सिस्टम के कार्यों को पूरा करके आगे की मरम्मत जारी रख सकता है। 990 साल तक जीवित रहे और ये पहली बार था जब मैंने इस तरह के शरीर के बारे में सुना। अराजकता के दिव्य शरीर का स्वरूप कैसा होता है? उसने पूछा। ये तुम्हारा शरीर तुम पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? तो फिर इस सिस्टम का क्या फ़ायदा?
अहम सिस्टम अपना परिचय दो। उद्धरण चिन्ह। इस प्रणाली को अधीनता प्रणाली कहा जाता है। मेजबान पुत्रियों को वश में करके पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। उन्हें अपने अधीन करके भाग्य को अपने वश में कर सकता है। वश में करने का मूल्य जितना अधिक होगा, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। बेटियों की किस्मत को अधीन करना जबरन अधीनता और स्वैच्छिक अधीनता में विभाजित है। कृपया मेजबान बेटियों पर जबरन अधीनता और स्वैच्छिक अधीनता का प्रदर्शन करें। भाग्य के अनुसार वास्तविक स्थिति। मेजबान फॉर्चून मॉल में विभिन्न चमत्कारी वस्तुएं खरीदने के लिए वश में की गई फॉर्चून डॉटर्स ऑफ फॉर्चून से प्राप्त फॉर्चून वैल्यू का उपयोग कर सकता है। ये वस्तुएं कितनी चमत्कारिक हैं। उद्धरण चिन्ह। आप अपनी मनचाही कोई भी चीज पा सकते हैं। क्या काली मोजे भी। उद्धरण चिन्ह। हाँ, अहम सिस्टम समझ गया। वास्तव में देखना चाहता था कि काली मोजे कैसी दिखेंगी। तो फिर इन बेटियों को भाग्य कहाँ मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम इनका पता चलने पर होस्ट को सूचित करेगा। इस बीच पीछे कमरा ऐसा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने अपने छोटे बेटे को विदाई दे दी है। उद्धरण चिन्ह। केवल 900 वर्षों की साधना के बाद ही वह उससे आगे निकल चुकी थी। पूर्व संप्रदाय प्रमुख। मैंने अपने पति को विदाई दे दी है। उसने सिर हिलाया। आप साधना के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 20 वर्षों तक बाहर नहीं निकलेंगे। आपका छोटा बच्चा ज्यादा से ज्यादा 10 और साल जी सकता है। इंतजार नहीं कर पाएगा। क्या आप वाकई साधना के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। बार बार पुष्टि की गई। उद्धरण चिन्ह। उस समय उसने अपने शिष्यों को साथ लिया था। वे ही एकमात्र शिष्याएं थीं जिन्हें उसने कभी अपने साथ लिया था। ने के बीच स्नेह की गहराई देखी थी। हर बार जब वह उन्हें समान मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां देती थी तो वे हमेशा अनिच्छा से उन सभी को दे देते थे। उनका शुद्ध प्रेम, जिसमें स्वार्थ का कोई अंश नहीं था, ने एक बूढ़ी औरत को भी ईर्ष्यालु बना दिया जो 3000 वर्षों से अविवाहित थी। पुष्टि हो गई। बिना किसी झिझक के जवाब दिया। इसलिए उसे उस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना ही पड़ा। गुप्त क्षेत्र केवल हर 2000 वर्षों में एक बार खुलता है। इस गुप्त क्षेत्र के भीतर कोई भी इस विरासत को प्राप्त कर सकता है और अपनी साधना को बहुत बढ़ा सकता है। केवल संप्रदाय प्रमुख ही योग्य थे गुप्त साधना क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। केवल सभी का बदला ले सकता था और मजबूत बन रहा था। भी समझ गया। उसके विचार सलाह दी, उन लोगों को उकसाना हमारे बस की बात नहीं है। इसके अलावा आपको पता भी नहीं है कि हत्यारा जिद्दी है। बेहतर होगा कि आप उसके आखिरी पल अपने छोटे बच्चे के साथ बिताएं। चेहरे पर अचानक भयानक ठंडक छा गई। सोचने लगा 970 साल पहले क्या हुआ था। उस साल वह अपने माता पिता से मिलने गई थी। हालांकि उन्होंने पाया कि पूरा इलाका 5000 मीटर व्यास वाले एक अथाह ब्लैक होल में बदल गया था। लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ब्लैक होल के चारों ओर शक्ति के नियम अभी भी हर जगह झिलमिला रहे थे, जो उन्हें एक कदम भी आगे बढ़ने से रोक रहे थे। वह भी स्तब्ध रह गई उसके सामने का दृश्य देखकर। वे जानते थे कि इस तरह का विनाश लोंगक्सुआन महाद्वीप की किसी भी क्षमता से परे था, क्योंकि ये मनराती भयावह कानूनी आभाएं पहले ही संकेत दे चुकी थीं कि यह सरल था। मुझे विश्वास नहीं था कि किसी ने जानबूझकर निशाना बनाया होगा। सबसे बड़ी संभावना ये थी कि 2 शक्तिशाली बाहरी लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ी थी और निर्दोष लोग उनकी लड़ाई में फंसकर नष्ट हो गए थे। जब तबाह हो गई, रोई और बाहों में बेहोश हो गई। वह भी बेहद दुखी था। उस क्षण वह कमजोर भाव नहीं दिखा सका। वह अपने आंसू रोकने के अलावा कुछ नहीं कर सका। एक स्मारक बनाओ, हर कोई से ब्लैक होल। भावनात्मक उलझन को सुलझाना, एक राक्षसी साधना संप्रदाय की स्थापना करना, बलि का बकरा बनाना। बाद में साधना बढ़ने पर वह ब्लैक होल में लौट आए और शेष बची हुई कानूनी शक्तियों को महसूस करते हुए, जो अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, उसने अंततः मामले की सच्चाई को समझ लिया। मैंने इसके बारे में कभी नहीं बताया था। यह अवसर चूक गया। गुप्त क्षेत्र होना चाहिए था। 2000 साल और इंतजार करना पड़ता। बिना बदला लिए जीने के लिए केवल प्रेरणा मिलेगी। जिस दिन उसने सबका बदला लिया, वह तुरंत उसके पीछे चली जाएगी। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक अतिरिक्त सेकंड भी न हो, जीवन यातनापूर्ण होगा। हे स्वामी, कृपया मेरे पति को इन बातों के बारे में न बताएं। आने वाले दिनों में मेरे पति को आपके हवाले कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अलगाव से साथ ही बिना किसी चिंता के गुप्त क्षेत्र में लगन से साधना करने की अनुमति देना। शायद उसके साथ अतिरिक्त 10 साल बिताना बहुत खुशी की बात होती, लेकिन उस 10 साल की खुशी के बाद उसका क्या इंतजार कर रहा होता। हजारों और साल अकेलापन, पीड़ादायक यातना। इन वर्षों का सदुपयोग करना बेहतर है। इससे उसका भविष्य का अकेलापन और पीड़ादायक समय कम हो जाएगा। शिष्य, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुस्कुराते हुए अगला मछली की तरह उछलते हुए बाहर निकला। हा 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 हा, ये लंबे समय से खोया हुआ हल्कापन का एहसास। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसने दर्पण में देखा और अपने झुर्रीदार बूढ़े चेहरे को छुआ। इस प्रणाली ने केवल मेरे शारीरिक कार्यों को बहाल किया है। शारीरिक बनावट मेरी जीवन अवधि में कोई बदलाव नहीं आया है। अगर मेरी साधना 10 वर्षों के भीतर चरम सीमा तक नहीं पहुंची तो मैं फिर भी मर जाऊंगा।
उसने सोचा, अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि पता नहीं चल पा रहा है कि डॉटर्स ऑफ फॉर्चून कहाँ मिलेंगी। वे उसके सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या कोई बुरा आदमी गर्वित बेटी भाग्य झुक सकता है? तभी आंगन के बाहर से एक कोमल सी चीख सुनाई दी, यहाँ हम आपके आंगन की सफाई में आपकी मदद करेंगे। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। 18 वर्षीय युवती, खूबसूरत बाहरी संप्रदाय की शिष्या, आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। यद्यपि वह मध्य युग में ही था, फिर भी उसका दर्जा बहुत ऊंचा था क्योंकि वह शिष्य था। हालांकि वास्तविक शक्ति के बिना स्वामित्व वाला अपना स्वतंत्र छोटा पर्वत शिखर, उसके सामने बाहरी संप्रदाय की एक युवा और सुंदर शिष्या खड़ी थी जिसका नाम 1 साल पहले जब पहली बार प्रवेश किया तो वह रास्ता भटक गया और गलती से उसके घर में पहुंच गया। इस तरह से उनकी मुलाकात हुई। ये जानने के बाद कि भी से आया था उसमें साधारण साधना प्रतिभा थी। उस पर दया आती थी और वह अक्सर उसे उच्च श्रेणी की साधना की गोलियां देती थी। वह हर दूसरे सप्ताह आकर उसके आंगन की सफाई करने, कपड़े धोने आदि में मदद करता था। शुरू में सोचा था निर्दोष सतह पर दिखाई दिया, इसलिए उसने वहां जाने का फैसला किया, उनसे देखभाल करने के लिए कहा। आश्चर्य की बात है, बाहरी संप्रदाय के प्रमुख के जवाब ने उन्हें अवाक कर दिया। उन सभी ने कहा कि बाह्य संप्रदाय में उसकी बदनामी हो गई है। प्रवेश करने के महज 1 साल बाद ही उसने बाह्य संप्रदाय के 10 अनुभवी पुरुष शिष्यों को धोखा दिया, उनकी सारी साधना शक्ति छीन ली और उन पुरुष शिष्यों ने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। वह पूरी तरह से चालाक महिला थी। इसके अलावा बाह्य संप्रदाय के उन पुरुष शिष्यों को धोखा दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा किया था, वे मरने को तैयार थे। इससे बहाना ढूंढना, सजा देना मुश्किल हो गया। अध्याय 4, यदि कोई व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता है तो उसे आकाश और पृथ्वी द्वारा दंडित किया जाएगा। ये जानते हुए भी कि थोड़ी सी हरी चाय थी, उसके असली रंग सामने आ गए। खैर, उसे यह काफी अच्छा लगा कि वह उसके साथ अपनी पोती की तरह व्यवहार कर रहा था। आंगन की सफाई में वह बहुत मेहनती था, जिससे वह बहुत संतुष्ट हुआ। उसके पास ये उत्तम गुणवत्ता वाली गोलियां भरपूर मात्रा में थीं। उन्हें ये गोलियां चाहिए थीं, वे बस उन्हें दे देते। उसने कड़ी मेहनत की और उसे भुगतान किया। यह एक सामान्य लेन देन था। आज आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गए? उसने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। उसने उस ऊर्जावान महिला की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का हल्का सा भाव था। जब वह पिछले हफ्ते आई थी तब वह छड़ी के सहारे चल रही थी, मुश्किल से चल पा रही थी। क्या आपको सफलता मिली? ने खुशी से पूछा। आप इसे एक छोटी सी सफलता कह सकते हैं, अपनी लंबी दाढ़ी को गर्व से सहलाते हुए। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या ये सब सिस्टम की करतूत थी? तभी सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। एक बच्चे का पता चला। भाग्य, नाम, उम्र, साल, संपत्ति मूल्य 10,000, साधना, ची शोधन चरण 6, काया निष्क्रिय, विवरण, ग्लास सेंट बॉडी को सक्रिय करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधि संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक बार सक्रिय हो जाने पर ग्लास सेंट बॉडी की साधना की गति में तीव्र वृद्धि होगी। सिस्टम के निर्देश को पढ़ने के बाद वह अपने सामने मौजूद उस छोटे हरे रंग के को हैरानी से घूरने लगा। ये छोटा हरा वास्तव में भाग्य का बच्चा था। सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जो उसके पैरों को देखने के लिए छोटा था, और शर्माते हुए बोली, आप इस शिष्य को क्यों घूर रहे हैं? इस नन्हे हरे रंग के का दिल कुछ बार जोर से धड़कने लगा। उनका व्यवहार बेहद घातक था। ने कहा कि उसकी आकृति रूप से हीन थी, बस इतना ही कि उसका दिल पहले पूरी तरह से किसी और महिला के बारे में परवाह नहीं करता था, विशेषकर अब जब केवल परिष्करण चरण में है। अगर वह उस पर मोहित होने के लिए जोर देता है तो वह विरोध नहीं कर पाएगी। 10 साल से भी कम जीवन बचा है और समय पर्याप्त नहीं है धीरे धीरे उसे नीचे गिराना। दिल, विशेषकर तब से थोड़ी हरी चाय, एक बदबूदार पुरानी एक छोटी हरी, उसे नीचे से गिराना दिल कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। कोई जल्दी नहीं थी, वैसे भी भाग नहीं पाता। तुम पहले आंगन साफ करो, उसने उदासीनता से कहा। फिर वह आंगन में पत्थर की मेज पर बैठ गया और धीरे धीरे चाय बनाने लगा। उसने अपना छोटा सा सिर हिलाया, झाड़ू उठाई और लगन से आंगन की सफाई करने लगी। बातचीत करने के बाद वह इतना दयालु नहीं था। कामुक बूढ़ा आदमी, अब भी उनके बारे में बहुत अच्छी राय थी। जानती थी कामुक बूढ़ा आदमी, यहाँ तक कि उसे कुछ ही दिन दिए उसके घर नहीं आती, इधर उधर भटकती रहती। ऐसा करना खुद को मुफ्त में सौंप देने जैसा होता। कुछ देर बाद ने टी को छोड़ दिया। ने कहा, आंगन साफ है? अच्छा। ने भंडारण रिंग से क्यूई गैदरिंग पिल्स परफेक्ट ग्रेड की एक पूरी बोतल निकाली और उसे के सामने रख दिया। चेहरे पर भाव थम गए। वह लगभग कांप उठी और बोतल गिरा दी। ये पहली बार था जब उसने कई क्यूई गैदरिंग पिल्स परफेक्ट ग्रेड देखी थीं। बाह्य संप्रदाय के शिष्य के पास मासिक साधना के लिए केवल 5 निम्न श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोलियां ही उपलब्ध थीं। ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल्स इक्वल्स ग्रेड क्यूई गैदरिंग पिल। उच्च श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोलियां इक्वल्स उच्च श्रेणी की ऊर्जा संचयन गोली। उच्च श्रेणी की क्यूई संग्रहण गोलियां।
ये संग्रह गोलियां उत्कृष्ट श्रेणी पहले से ही 000 निम्न श्रेणी की संग्रह गोलियों के बराबर थीं। क्या इससे हाथ कांप सकते हैं? वह जानती थी कि उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उसने इतनी उम्मीद नहीं की थी। बुजुर्ग, आपने मुझे गलत रकम दी। अपनी उत्तेजना को छिपा न पाने के कारण वह घबरा गई। मैंने गलत राशि नहीं दी। मैं आपके भविष्य के खेती संसाधनों का इंतजाम करूंगा, उसने चाय लेते हुए उदासीनता से कहा। दिल की धड़कन रुक गई। वह मूर्ख नहीं थी, वह उसके शब्दों का अर्थ समझती थी। हालांकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा वह दयालु व्यक्ति उस तरह का इंसान है। उसने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, वह उसका अर्थ नहीं समझता। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया है बाहरी संप्रदाय। मैं सीधे कहता हूँ, मुझे तुम पसंद आ गए हो। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर दुख के भाव थे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह ऐसा कहने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। बाह्य संप्रदाय की शिष्या, पृष्ठभूमि से साधना प्रतिभा से संपन्न, मात्र इसलिए कि थोड़ी सुंदर थी, उसे वर्षों से अनगिनत उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। उनमें से हर कोई उसकी सुंदरता पर मोहित था। शुरू में सोचा था कि यह अन्य बदबूदार चीज़ों से अलग है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वे सभी एक ही तरह की होंगी। मुझे बहुत निराश किया। बिना झिझक के गोलियां नीचे रखकर लगभग जा दिया। अगले ही पल एक ठंडी आवाज़ सुनाई दी, तुम जा सकते हो, इससे पहले कि तुम वो सारी गोलियां लौटा दो जो मैंने तुम्हें पहले दी थीं। तुम मुड़कर गुस्से से घूरने लगी। उसके दिल में बसी दयालु दादाजी की छवि पूरी तरह चकनाचूर हो गई। ये गोलियां तो साफ तौर पर तुमने ही मुझे दी थीं। उसने पहले ही सारी गोलियां निगल ली थीं। भला वो उन्हें कैसे लौटा सकती थी? इसके अलावा वह कर्ज चुकाने में असमर्थ थी, सिर्फ इसलिए कि आपको ये दिए गए थे। क्या इससे ये सच हो जाता है? मैं कहता हूं कि आपने इन्हें चुराया है। आपको क्या लगता है कौन विश्वास करेगा? उदासीनता से। दरअसल मैं ऐसे घिनौने तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह एक मरणासन व्यक्ति था, हर कोई अपने लिए। अंत में सिस्टम सक्रिय हो गया, जिससे खेती जारी रखने और जीवन यापन करने का मौका मिला। चाहे कुछ भी हो जाए, इस महान अवसर को दृढ़ता से थामे रखना चाहिए। दिल टूट गया था। हालांकि वह आमतौर पर इस आंगन से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी, फिर भी वह एक बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारी, भला उसके जैसी मामूली बाहरी संप्रदाय की शिष्या के लिए उसे कैसे नाराज कर सकते थे? केवल स्वयं का लालच और लोगों के बारे में अंतर्ज्ञान पर अत्यधिक निर्भरता। वह हमेशा अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करती थी। वह इससे अछूती रही। उसे उम्मीद नहीं थी यहाँ ठोकर खाकर गिरना। केवल इतना ही संभव था कि उसने खुद को बहुत गहराई से छिपा लिया था। अध्याय 5, दबाव और प्रलोभन। ये देखकर कि समर्पण के संकेत दिखा रहा था, ने अपनी चालबाजी शुरू कर दी। हाथ हिलाते ही मेज पर गोलियों की और बोतलें आ गईं। यहाँ कुल मिलाकर 1100 ची एकत्र करने वाली गोलियां उत्कृष्ट श्रेणी की हैं। बशर्ते आप सहमत हों मेरे सामने आत्मसमर्पण करें, ये सभी आपकी हो जाएंगी। उद्धरण चिन्ह 1100 गोलियां। आंखें चौड़ी हो गईं और संकल्प डगमगाने लगा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि कई लोगों ने पहले भी इतनी कीमत की पेशकश की थी, लेकिन आपने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके चिप्स पर्याप्त नहीं थे। उसने फिर से हाथ हिलाया और मेज तुरंत दवा की बोतलों के ढेर से भर गई। ये संसाधन आपके लिए पर्याप्त हैं, इन्हें विकसित करें। उद्धरण चिन्ह। इतनी सारी गोलियां देखकर उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। वह सोच में डूबी हुई अपनी छोटी मुट्ठियां भींच रही थी। इसके अलावा इसके बाद आपके लिए एक हानि। मैं एक प्रत्यक्ष शिष्य, पूर्व संप्रदाय गुरु और वर्तमान संप्रदाय गुरु, अभी भी छोटी बहन। सभी पूरे संप्रदाय में, चाहे उनका साधना स्तर कुछ भी हो, मुझे आदरपूर्वक पुकारना चाहिए। उन्होंने कहा भी हुआ जिनको एक कप हरी चाय पिलाई। उद्धरण चिन्ह। वह झिझकी। उसने अपना छोटा सा सिर नीचे कर लिया। उसके छोटे हाथ चाय के कप के चारों ओर लिपटे हुए थे, लेकिन उसका इरादा उसे उठाकर पीने का नहीं था। मैं अभी भी सोच रहा था कि चाय पीऊं या नहीं। उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसने धीरे से कहा, वैसे भी मेरा समय लगभग समाप्त हो चुका है। मेरे पास जीने के लिए 10 साल से भी कम बचे हैं। इतने प्रचुर संसाधनों के बदले में इतने साल, ये संसाधन 1000 वर्षों तक बर्बाद करने के लिए पर्याप्त हैं। उद्धरण चिन्ह। वह झूठ नहीं बोल रहा था। वास्तव में उसके पास जीने के लिए 10 साल से भी कम समय बचा था। अगर वह गलती से आगे बढ़ जाता तो उसकी उम्र बढ़ जाती और वह इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। 10 साल बड़बड़ाया। ये भी जानती थी कि उसे अधिकार मना कर दिया। फिलहाल केवल वह और यहाँ एक पहले से ही गोल्डन कोर मध्य चरण, जबकि वह केवल एक छोटी क्यूई संघनन साधक है। अगर बल प्रयोग किया जाता तो उसमें प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं होती। एक ही घूंट में चाय पीने के बाद उसने ठंडे भाव से कहा, समर्पण कर सकता है, लेकिन रिश्ते को उजागर नहीं कर सकता। सोचा कि जब तक सालों तक वह अभी भी वह पवित्र और निष्कलंक छोटी परी रहेगी। समस्या तो है, लेकिन इसी तरह जब तक मैं जीवित हूं, आपको उन चीजों की अनुमति नहीं है, मुस्कुराते हुए कहा।
आखिरकार मैंने ये थोड़ी सी हरी चाय पी ली। उसकी चिंता मत करो, अगर खेती के संसाधनों की कमी न होती तो मैं उन घिनौने आदमियों से निपटना नहीं चाहता। उसने चिढ़कर कहा। बाहरी संप्रदाय में उसने पुनर्तः अपना उपहार स्वीकार करो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। हरी चाय के गुण को आत्मसात किया। पहले ही कह चुका था कि जमा कर देगा, लेकिन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिस्टम से पूछा, उलझन में, सिस्टम, क्या तुमने नहीं कहा कि उसने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया? तुम्हारी ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? कहा, मौखिक रूप से प्रस्तुत किया, आंतरिक रूप से प्रस्तुत करने को तैयार नहीं। इसलिए स्वैच्छिक समर्पण की शर्त रखी गई है। दाढ़ी सहलाते हुए देखा, ऐसा लगा कि भाग्य की इस बेटी को वश में करने के लिए बल प्रयोग करना होगा, समर्पण करना होगा। तुम्हें अभी चाहिए? उसने पूछा, ये देखकर कि वह उसे घूर रही थी। उसके चेहरे पर उपहास का भाव था। कोई आपत्ति नहीं थी, स्पष्ट अभिव्यक्ति, जल्दी आत्मसमर्पण करने से उसका मन जल्दी शांत हो जाएगा। हाँ, मुझे यह अभी चाहिए। उद्धरण चिन्ह, लेकिन क्या आप वाकई ऐसा कर सकते हैं? उसने अपने सामने खड़े सफ़ेद बालों वाले, झुर्रियों वाले आदमी को देखा और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। वह इतनी जोर से हंसी कि उसका शरीर कांपने लगा। मुझे याद आया कि मुझे चलने के लिए भी छड़ी की जरूरत पड़ती थी। तुम्हें पता चल जाएगा अगर मैं कोशिश करने पर भी। नहीं खड़ा था उदास चेहरे के साथ। उद्धरण चिन्ह, अगर वो कल से पहले से ही उसके साथ होता तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता था। अब इस प्रणाली की मदद से उसने अपनी युवावस्था वाली शारीरिक क्षमताएं पुनः प्राप्त कर लीं। बस देखने में ऐसा लगता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं आपको कमरे में ले जाने में मदद करूंगा? चलते हुए पास आया, सहारा लेते हुए शिक्षुतापूर्वक। उसने खुद को नियति के हवाले कर दिया। अब उसे कोई परवाह नहीं थी अपने असली स्वभाव को छुपाने की, एक अच्छी लड़की होने का दिखावा करने की। सामने से बिना कुछ कहे उसने सीधे हाथ बढ़ाया, उसे अपने कंधे पर उठाया और कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद वह उसके सीने पर लेट गई, झुर्रीदार त्वचा को छूते हुए। उसकी आंखें नम थीं और मोहक अंदाज में बोली, इस नौकर ने सचमुच आपको कमाका। सचमुच अपने नाम को सार्थक करो। ये भावना पारस्परिक है, अपने नाम को सचमुच सार्थक करो। गर्व से हाथ फेरा, सुंदर चेहरा। उद्धरण चिन्ह, कुछ देर रुकने के बाद वे संघर्ष करते हुए बाहर निकले, गले मिले और कपड़े पहने। मैं आज बहुत देर से बाहर थी, मुझे वापस आना है। याद रखना, हमारे रिश्ते का खुलासा मत करना। इसके बाद मैं हर दूसरे दिन आऊंगी। ये गोलियां यहीं रखना, जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी मैं इन्हें लेने आ जाऊंगी। इन्हें सुरक्षित रखना, इन्हें अपने साथ रखना। कपड़े पहनते हुए उसने कहा। दर्द भरी अभिव्यक्ति देखकर चिंता से कहा, क्या आप पीठ पर कुछ दवा लगाना चाहेंगे? जरूरत है। उसने भौहें चढ़ाईं और लंगड़ाते हुए चला गया। क्या ये सब तुम्हारी गलती है? जब यह 1 घंटे तक नहीं रुका तब भी क्या तुमने कोई चिंता नहीं दिखाई? अब चिंता जताने का नाटक कर रहे हो? छी, कमीने। ईव को देखकर उसने सिस्टम के संदेशों को गंभीरता से देखना शुरू कर दिया। होस्ट ने सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया। पहली बार भाग्य की पुत्री को वश में करने के लिए मेजबान को बधाई। पहला पुरस्कार जारी किया जा रहा है। मेजबान को खेती बढ़ाने के लिए बधाई। होस्ट को पीक 5 मिनट एक्सपीरियंस कार्ड प्राप्त करने पर बधाई। मेजबान को गुप्त साधना कौशल प्राप्त करने के लिए बधाई। मेजबान अपनी वास्तविक साधना से नीचे किसी भी स्तर का निर्धारण कर सकता है और बाहरी लोग मेजबान की साधना को निर्धारित स्तर के रूप में समझेंगे। मेजबान, उसे पूरे शरीर में एक सुखद अनुभूति हुई। उसकी झुर्रियां थोड़ी कम हुई, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब उसने गोल्डन कोर तक पहुंच प्राप्त कर ली थी तब उसकी जीवन अवधि में लगभग इतने वर्षों की वृद्धि हुई थी। गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करना, उसे पार करना होगा जीवन काल को 1000 वर्ष तक बढ़ाना। युवा होना। पीक 5 मिनट एक्सपीरियंस कार्ड। सिस्टम द्वारा दिए गए पीक एक्सपीरियंस कार्ड को देखते हुए मन में बेचैनी का भाव आया। परंपरा के अनुसार सिस्टम उसे अचानक इस तरह की कोई चीज़ बिना किसी कारण के नहीं देगा। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए बाद में उपयोग की आवश्यकता हो, जो पहले से ही दिया गया हो। वाष्पीकरण, फाउंडेशन स्थापना, स्वर्ण कोर, नवजात आत्मा, पवित्र शिशु, पृथ्वी गहन, स्वर्ग गहन, पृथ्वी तंत्र, तियांजी, कष्टों से परे, देवता रूपांतरण। क्या सिस्टम इतनी कृपा करेगा कि वह तियांजी पीक एक्सपीरियंस कार्ड एक साथ दे दे? कुछ असामान्य घटना का मतलब है कि कोई दानव मौजूद है। आशा करता था कि उसे अपने जीवन काल में कभी भी इस तियांजी शिखर अनुभव कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता न पड़े। अध्याय 6 मास्टर हुआक्सियांगशी। हालांकि ये कौशल अपनी साधना को छुपाने में काफ़ी अच्छा है। मैं एक बाग खाने का नाटक कर सकता हूँ। संतुष्टि से सिर हिलाया, फिर वर्तमान साधना प्रदर्शन को गोल्डन कोर चरण पर सेट किया। फिर उसने पैनल खोला। नाम, आयु, वर्ष, खेती, शारीरिक बनावट 1/10वां हिस्सा, पुत्रियों की संख्या, भाग्य पर काबू पाया 1। फिर उसने डेटा पैनल खोला। नाम, उम्र, साल, साधना, स्तर 6 QE संघनन, शारीरिक बनावट 30% सक्रिय, संपत्ति मूल्य 10,000, अधीनता मूल्य 4, नोट,
अधीनता मूल्य उस भाग्य मूल्य को दर्शाता है जो मेजबान भाग्य की इस पुत्री से प्राप्त कर सकता है। वर्तमान मेजबान को भाग्य मूल्य का 4% प्राप्त होता है। जब उसने देखा कि हुआजिन का वशीकरण मूल्य 4 है तो वह लगभग हंस पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह उस 1 घंटे के दौरान अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। क्या ये दोनों प्यारे प्रेमी आपस में झगड़ रहे हैं? नर्म सोफे पर आधा लेटे हुए, पतले कपड़े पहने हुए, आह भरी। जब उसने अपनी दैवीय चेतना का विस्तार किया तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा जिससे वह लगभग नर्म सोफे से गिर ही गई। अभी अभी गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है और अरे बदबूदार लड़के तुरंत ही बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्या के साथ उलझ गए। जियांगशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अभी अभी कुछ ऐसी चीजें भी देखी थीं जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं, जिसने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। जरूरत है इस बदबूदार लड़के को ढूंढो, इस मामले की तह तक जाओ। जियांगशी उठ बैठी। वादा किया था उसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसे पता चला कि गुप्त लोक में प्रवेश करने के तुरंत बाद वह दूसरी महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर रहा था तो वह उसकी कब्र खोद देगी। आंगन में धूप सेंकना। सोचा था कि उसकी शक्ति 10वें हिस्से तक बहाल हो जाने पर वह साधना जारी रख सकता है, लेकिन उसने अभी साधना शुरू ही की थी कि वह पहले जैसा ही है। उसकी साधना में कोई सुधार नहीं हुआ है। केवल यही विकल्प चुन सकता था, ढिलाई और व्यवस्था पर भरोसा करना, अपनी साधना में सुधार करना। मेरे कमरे में आओ। जियांगशी की आवाज आंगन में गूंज उठी। उसने आंखें खोलीं। वह बहुत हैरान था। क्या उसके स्वामी को अचानक उसकी आवश्यकता महसूस हुई? उसने जियांगशी को आखिरी बार इतने साल पहले देखा था। बिना किसी बाधा के जियांगशी की पर्वत चोटी में प्रवेश किया। नीचे पहरा दे रही महिला शिष्याओं ने पर्वत शिखर को देखकर सिर झुकाकर पुकारा। उसने सिर हिलाया और नीचे गिरते झरने का पीछा करते हुए सीधे एक सुनसान रास्ते पर चला गया। कुछ युवा महिला शिष्याएं चुपचाप पहरा दे रही थीं और पास ही खड़ी एक शिष्या से बोली, वरिष्ठ बहन, ये बूढ़े दादाजी कौन हैं? क्या वे हमारे बिना गुरुजी की अनुमति के सीधे पहाड़ पर जा सकते हैं? ग्रैंड एल्डर के प्रत्यक्ष शिष्य, बेहतर होगा कि आप कुछ सम्मान दिखाएं। क्या? ग्रैंड एल्डर का प्रत्यक्ष शिष्य? केवल यह महिला शिष्या बस आंतरिक संप्रदाय की शिष्या जिसकी साधना पहले ही उस स्तर तक पहुंच चुकी थी, जबकि ग्रैंड एल्डर की प्रत्यक्ष शिष्या की साधना मात्र। क्या ये कोई मजाक नहीं था? वह सप्ताह के दिनों में संप्रदाय में शायद ही कभी दिखाई देता था, इसलिए बहुत से लोग उसकी असली पहचान नहीं जानते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वह आंतरिक संप्रदाय का सबसे कमजोर बुजुर्ग था। जो पूछना उचित नहीं है वह मत पूछो। संक्षेप में ग्रैंड एल्डर ने कहा कि केवल 2 लोगों को ही बिना रिपोर्ट किए सीधे जाने की अनुमति है। पहला वर्तमान संप्रदाय प्रमुख है और दूसरा अभी उत्तीर्ण हुआ है। ओर्टिल्ड चोटी पर स्थित पक्षियों के चहचहाने और फूलों की सुगंध से भरे आंगन में पहुंचे। वह जियांगशी के दरवाजे तक गया, हल्के से दस्तक दी और एक बूढ़ी आवाज में बोला, गुरुजी, ये दरवाजा खोलो, अंदर आओ खुद। कमरे के अंदर से जियांगशी की सुस्त आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। इस पल जियांगशी अभी भी वही पतले कपड़े पहने हुए, उसका हाथ माथे पर टिका हुआ, आधा लेटी हुई मुलायम सोफे पर। हल्का सा दिखाई देने वाला गुलाबी जालीदार पर्दा सामने। मुलायम सोफा नीचे कर दिया गया है जिससे उसका शरीर छिप गया है। कुशलता से चलते हुए, एकांत प्रार्थना करते हुए नर्म सोफे के सामने आकर पालथी मारकर बैठ गए। उसने हल्के गुलाबी रंग के जालीदार पर्दे के पीछे से जियांगशी को देखा। उसके दिल में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी। क्या उसने पहले ध्यान नहीं दिया था कि उसका स्वामी इतना सुंदर है? जियांगशी एक परिपक्व बड़ी बहन थी। शरीर सुडौल था, लेकिन जहां होना चाहिए था वहां पतला था, पतला। उसका वर्णन करने के लिए एक शब्द ढूंढें। इसका आकार केवल नाशपाती जैसा ही हो सकता है। बस विचारों में डूबे हुए सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। भाग्य की बेटी का पता चला। नाम, आयु 3000 वर्ष, खेती मध्य चरण, शारीरिक बनावट सक्रिय हो गई है, संपत्ति का मूल्य 1 लाख, फॉर्चून परिचय, जेड किटल डिवोरिंग हेवन बॉडी, एक छिपा हुआ शरीर जिसे क्रूर बल से जबरदस्ती सक्रिय करना पड़ता है। एक बार जेड किटल डिवोरिंग हेवन बॉडी सक्रिय हो जाने पर यह स्वचालित रूप से समझ लेता है। असीमित हमलों को अवशोषित कर सकता है। अवशोषण सीमा वर्तमान साधना स्तर से 2 प्रमुख स्तरों से अधिक नहीं हो सकती। कोष्टक, उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह बहुत ही भयानक है। 2 प्रमुख क्षेत्रों में सीधे युद्ध। उसका स्वामी एक बेटी क्यों है? भाग्य, क्या वह उसे अपने अधीन कर सकता था? जबरन अधीनता। सिस्टम द्वारा दिए गए पीक एक्सपीरियंस कार्ड के बारे में सोचा। मुझे पता था कि सिस्टम ऐसा कुछ नहीं देगा। निश्चित रूप से इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। जियांगशी स्वामी थे, क्या वे जबरन अधीनता जैसी विद्रोही हरकत कर सकते थे? केवल एक विद्रोही शिष्य ही ऐसा कर सकता है। अगर जियांगशी को स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करना पड़े तो कठिनाई और भी अधिक होगी। वह जियांगशी को बहुत अच्छी तरह जानता था। मानदंड बेहद ऊंचे थे, अन्यथा 3000 वर्षों की साधना के बाद भी वह कुंवारी नहीं होती।
इन 3000 वर्षों में अनगिनत युवा प्रतिभाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे उनमें कोई रुचि नहीं थी। क्या उसके जैसा बुरा आदमी उसे स्वेच्छा से वश में कर लेगा? उसने मन ही मन आह भरी, सब कुछ भाग्य पर ही निर्भर था, भाग्य भी जियांशी को झुकने पर मजबूर नहीं करेगा। शियांशी एक ऐसी स्त्री थी जिसके साथ वह अपने मनचाहे तरीके से खेल सकता था। शियांशी हमेशा उनके सबसे आदरणीय गुरु थे उनके दिल में, वे शियांशी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। सबसे बुरा तो ये था कि वह जियांशी को, जो भाग्य की पुत्री थी, लेकर अन्य भाग्य की पुत्रियों को वश में करने नहीं जाता। दुनिया विशाल थी और बहुत से लोग थे। भाग्य की बेटियां जियांशी को वश में न करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे और उस बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्या के बीच क्या चल रहा है? जियांशी ने पूछा। अध्याय 7 दियाओ चांगजू को अवश्य ही धोखा दिया गया होगा। दिल की धड़कन रुक गई। को के साथ उसके अफेयर के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? उन्होंने बिना इनकार किए कहा, मालिक जानता है, वह मेरी सेवा करती है और मैं उसका भरण पोषण करता हूँ। खैर, वह पहले ही संबंध तोड़ चुका था, चिंता की कोई बात नहीं थी। तुम नर्म सोफे पर लेट गई और बैठ गई जालीदार पर्दा हटाते हुए। उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, इशारा करते हुए। क्या आप इसके योग्य हैं? अभी अभी गुप्त क्षेत्र में साधना करने के लिए प्रवेश किया ही था कि तुम्हें तुरंत एक और महिला मिल गई। वह इतनी गुस्से में थी कि भूल गई उसने हल्के कपड़े पहने थे पल भर के लिए। इस समय उसने केवल एक छोटी सी ड्रेस और एक छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई थी। सपाट पतली कमर, पूरी तरह से नग्न, गोरी त्वचा के बड़े हिस्से इसके संपर्क में आए। उसने जानबूझकर अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वह अपने स्वामी का अपमान नहीं करना चाहता था। वह अपने स्वामी का सम्मान करता था, लेकिन उसकी निगाहें उसके कोमल, सफ़ेद, सुंदर पैरों पर पड़ गईं। अपना सिर और नीचे झुकाकर फर्श की ओर देखने लगा। मास्टर पहले ही अलग हो चुके हैं, शांति से। उसके चेहरे पर भाव थम गए। उसने अविश्वास भरे लहजे में कहा, तुम दोनों ने रिश्ता तोड़ दिया? हाँ। इसका प्रस्ताव किसने रखा? उन्होंने स्वयं इसका प्रस्ताव रखा था। ये सुनकर उसने आह भरी, जालीदार पर्दा नीचे किया और मुलायम सोफे पर पीछे की ओर झुक गई। बेशक वह जानती थी कि वह उससे संबंध क्यों तोड़ना चाहती थी। उसने ये निर्णय लेने से पहले मास्टर की राय क्यों नहीं ली? मूर्ख शिष्य, रिश्ते को इस तरह तोड़ना ठीक नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी से संबंध तोड़ना मतलब रिश्ते को खत्म करना है? सरासर मूर्खता। मैं तुम्हारे इन उलझे हुए मामलों की परवाह करने में बहुत आलसी हूँ। माथा रगड़ा। उस बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्या के साथ तुम्हारा मामला गुप्त रखा जाना चाहिए, किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। खैर, उसके पास जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही साल बचे थे, जो भी उसकी इच्छा हो। मैं बस इतना ही कर सकता था कि इस रहस्य को छुपाने में उसकी मदद कर सकूं। जल्द ही एक की मृत्यु हो गई। वह तुरंत उस बाहरी संप्रदाय की महिला शिष्या से निपट लेगा और उनके बीच के संबंध को अपने साथ कब्र में ले जाएगा। जब बाहर आया तब भी वह सबसे आदर्श पति होता। दिल स्वाभाविक रूप से दोनों में नहीं चाहता कि बाहरी लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चले। उसने सिर हिलाया। ठीक है, अब आप वापस आ सकते हैं, बेदखली का नोटिस दिया गया है। वह बात करने में भी बहुत आलसी था के बारे में। उनके पास साल से भी कम जीवन बचा था। उन्हें ज़्यादा बताने से वे और भी निराश होकर मर जाते। कुछ न बताना ही बेहतर है और बाकी जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। वह खड़ा हुआ, आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर चला गया। समय बीत गया। दिन पलक झपकते ही 1.5 साल बीत गए। प्रचुर संसाधनों की उपलब्धता के तहत साधना भी आधारभूत स्थापना प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई, जिससे बाहरी संप्रदाय के शिष्य से आंतरिक संप्रदाय के साधारण शिष्य में सफलतापूर्वक परिवर्तन हो गया। पिछले 2 वर्षों से संप्रदाय के आसपास अक्सर घूमता रहा हूँ। नई बेटियां नहीं मिली हैं। भाग्य। खेती जारी रही। दिन उसने अपनी बाहें फैलाईं और कहा, ये नौकर अनुरोध करता है। आज तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता था कुछ पूछना है, बताओ क्या है? उसने अपना छोटा सा सिर सहलाया। उनके निरंतर प्रयासों के बावजूद सबमिशन वैल्यू केवल 55 पर ही स्थिर रही और उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई। इससे ये भी एहसास हुआ कि प्रस्तुति का मूल्य बढ़ाने के लिए केवल प्रयास ही काफ़ी नहीं था, भावनात्मक रूप से भी निवेश करना आवश्यक था। बस हकलाते हुए, समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे करें, बस सगाई तोड़ना चाहता हूँ। सगाई तोड़ दें। अचानक बैठ गया। एक खास कैन की उंगर, एक आम विषय वस्तु उपन्यास को पढ़ने के बाद सगाई तोड़ने का मामला काफ़ी संवेदनशील था। फिर मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई। पता चला कि उसने शुरू में वैध मूल्यांकन के माध्यम से प्रवेश नहीं किया था। इसके बजाय उसने एक प्रतिष्ठित परिवार के एक युवा मालिक को मोहित कर लिया, जिसने कीमत के तौर पर बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन खर्च किए और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने साथ ले लिया। हालांकि उस युवक के साथ उसका एक समझौता था कि वह 20 साल की होने पर शादी करेगी। शुरू में उसे लगा था कि एक बार प्रवेश करने के बाद वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएगी और फिर अगर वह सगाई तोड़ भी दे तो प्रतिष्ठित परिवार का युवा मालिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
इसके बाद वह प्रतिष्ठित परिवार कोई उच्च कोटि का परिवार नहीं था और किसी को नाराज करने का जोखिम उठा सकता था। दुर्भाग्यवश वास्तविकता क्रूर थी। वह साधारण प्रतिभा की मात्र एक शिष्या थी और उसे महत्व नहीं दिया जाता था। इसके अलावा उस प्रतिष्ठित परिवार के वास्तव में कुछ संबंध थे। लगभग 6 महीने से वे लगातार उस पर शादी करने का दबाव डाल रहे थे, जिससे वह परेशान हो गई। असल में उसका इरादा इस मामले के बारे में उसे बताने का नहीं था, जिससे उनका रिश्ता उजागर हो जाता। उसने उससे इस मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए कहा। हालांकि वह प्रतिष्ठित परिवार बहुत ही दबंग था और संप्रदाय के भीतर अफवाहें फैला रहा था कि उनकी सगाई हो चुकी है, लेकिन वे इसे पूरा कर रहे हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा खराब हो रही है। अंततः वह इसे और सहन नहीं कर सकी और उससे अपने मन की बात कहने का प्रयास किया। आमतौर पर संप्रदाय के मामलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अगर कुछ कहता तो सचमुच पता ही नहीं होता। तुम सचमुच मूर्ख हो, क्या तुमने मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया? झुर्रियों वाले चेहरे ने अत्यंत सौहार्दपूर्ण मुस्कान बिखेरी। वह उसकी प्रेमिका थी और इस सगाई को तोड़ने में मदद करो। उसे बेवफाई का कोई शौक नहीं था, लेकिन अगर आप मेरी मदद करेंगे तो क्या इससे हमारा रिश्ता उजागर हो जाएगा? उसने चिंता से पूछा। इस मामले के बारे में सबको बताने को लेकर भी वह हमेशा से चिंतित थी। तुम मूर्ख हो, फिर भी तुम उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाते हो। मैं कहता हूँ होशियार हो, फिर भी चिंतित हो कि मेरी मदद से हमारा रिश्ता उजागर हो जाएगा, कहा, ये जानते हुए कि हंसना है या रोना है। क्या तुम पहले से ही आंतरिक संप्रदाय के शिष्य नहीं हो? क्या कोई ऐसा वरिष्ठ शिष्य नहीं है जो तुम्हें शिष्य बनाना चाहे? मेरी योग्यता साधारण है, कोई भी वरिष्ठ मुझे अपना प्रत्यक्ष शिष्य नहीं बनाना चाहता, उसने निराशापूर्वक कहा। उसकी साधना गोलियों के ढेर से भरी हुई थी, जिसे उन उच्च स्तरीय बुजुर्गों ने एक नज़र में ही पहचान लिया था। तो क्या मैं तुम्हें सीधा शिष्य नहीं बनाऊं? मत भूलो, आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ, गर्व से उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अर्थ समझ गई। बिल्कुल सही, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उस स्थिति में बिल्कुल उचित है कि आप, स्वामी, मेरी सगाई तोड़ने में मेरी मदद करें। शिष्य सचमुच बहुत होशियार है। क्या अब तुम अपने गुरु को धन्यवाद दोगे? आपका शिष्य गुरु की अच्छी सेवा अवश्य करेगा। आधे घंटे बाद उसकी पहचान की पुष्टि करें। पंजीकरण के प्रभारी बुजुर्ग भी बहुत आश्चर्यचकित थे, समर्थन कर रहे थे। आंतरिक संप्रदाय में प्रतिष्ठा पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। धोखे से सगाई करना, गुप्त रूप से संप्रदाय में प्रवेश करना और फिर शादी करने से इनकार करना जैसी बातें। उसके द्वारा साधना संसाधनों के लिए कई पुरुष शिष्यों को धोखा देने के कुछ मामले भी सामने आए। बाहरी संप्रदाय के सभी मामले भी उजागर हो गए। ये सोचकर दुख होता है कि ऐसी दुष्ट महिला शिष्या को भी कोई वरिष्ठ शिष्या अपना शिष्य बनाने को तैयार है, एक प्रत्यक्ष शिष्य, और वह भी कोई साधारण वरिष्ठ नहीं, बल्कि विशेष रूप से इन उच्च पदस्थ अधिकारियों को भयानक पहचान का पता था, प्रत्यक्ष शिष्य, ग्रैंड एल्डर। यहाँ तक कि संदेह भी था कि धोखा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं था कि मामला, वह इतनी बूढ़ी और कमजोर थी, भला कैसे उसकी सुंदरता पर मोहित हो सकता था? अवश्य ही वह सरल स्वभाव का व्यक्ति होगा जो संप्रदाय संबंधी मामलों में दखल नहीं देता था और धोखा खा गया होगा। अध्याय 8। क्या आप सच में गंभीर हैं? वरिष्ठ भाई, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं आपका निजी शिष्य बनूं? शायद आपको पता न हो, लेकिन संप्रदाय में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, पंजीकरण के प्रभारी वरिष्ठ ने आदरपूर्वक कहा। हालांकि सही तौर पर उनकी स्थिति बराबर थी, दोनों ही बड़े भाई और दयालु, सबकी नज़रों में एक अच्छे बड़े भाई जिन्होंने देखभाल की, उस समय सम्मान किया, बहुत सचमुच नहीं चाहता था। दयालु, धोखा दिया। वे सभी जानते थे कि अक्सर चरम साफ आंगन में जाते थे जो उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां देता था। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे कुछ नहीं पूछा। दयालु हृदय वाला, सचमुच बहुत उदार व्यक्ति। लंबे समय तक खुश रहना, बस यही मायने रखता था। सबकी निगाहों में उनके प्यारे बड़े भाई का अंत निकट था। खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सुनकर उनके चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव आ गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला इतना व्यापक रूप से फैल जाएगा, यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी इसके बारे में पता चल गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़े बुजुर्ग उस पर सिर्फ इसलिए ध्यान दे रहे थे क्योंकि वह अक्सर आंगन साफ करने जाती थी। बड़े बुजुर्ग उसके बारे में चिंतित थे क्योंकि अगर वे कोई और साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्य होते तो वे इतनी तुच्छ बातों पर गपशप नहीं करते। मुझे नहीं पता किस तरह के व्यक्ति ने अपनी लाठी से फर्श पर थपथपाया। उसने उन मामलों के बारे में सब कुछ छपता दिया है। वह एक ऐसे परिवार से आई थी जिसका एक खास पृष्ठभूमि थी। भाग्य को चुनौती देने के लिए वह केवल अपनी सुंदर सूरत पर ही भरोसा कर सकती थी। उसने मुझसे वादा किया है कि वह अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू करेगी। उसके गुरु के रूप में मैं उसे धोखा दिए गए संसाधनों का दुगुना प्रतिफल दूंगा। वैसे भी आज आपको बस हुआ जिनकी पहचान बदलकर मेरी निजी शिष्या बनानी है, दियाओ जंगजू ने स्नेह भरे भाव से कहा और अपने बूढ़े हाथ से भी हुआ जिनके छोटे से सिर को धीरे से सहलाया।
उसकी बातें सुनने के बाद उसने मूर्खतापूर्ण ढंग से उसके बगल में देखा। उसकी आंखें खुद को रोक नहीं पाईं और वर्षों से दबी हुई शिकायतें इस क्षण बाहर निकल आईं। वह अब और खुद को रोक नहीं सकी। उसने खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया और रोते हुए बोली, गुरुजी, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। हालांकि वह खुद को लगातार समझाती रही कि उसके साथ उसका रिश्ता महज एक लेन देन है, फिर भी इस समय वह खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में यही कामना थी कि इस क्षण में सच्चा स्वामी, उसका सहारा। मुंह फड़कने लगा, देखती रही उसकी बाहों में बेकाबू होकर रोने लगी। इस नन्ही हरी बच्ची की अभिनय क्षमता वाकई प्रभावशाली थी। वह रो सकती थी, लगभग उसे यकीन दिला सकती थी कि वह रो रही है। प्रस्तुत मूल्य। सिस्टम की सूचना सुनते ही पीठ थपथपा रहा हाथ जम गया। उसने देखा जो अभी भी उसकी बाहों में रो रही थी और पूरी तरह से सदमे में थी। छोटी हरी चाय, क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो? काफी देर बाद रोना बंद कर दिया। उसने शर्माते हुए अपना छोटा सा सिर नीचे कर लिया कि आलिंगन से निकली और फुसफुसाते हुए बोली, माफ करना, मैंने गुरुजी को अपमानित किया है। ठीक है, मुझे हमेशा से लगता था कि वर्तमान बहुत अजीब है। वहाँ अस्पष्ट विचित्रता है। बड़े जिन्हें कहा जाता है नाम दिया गया, वर्षों छोटा। उनकी साधना पहले से ही उच्च स्तर पर थी। दृढ़ रुख देखकर अब और आपत्ति करने की कोशिश नहीं की, तुरंत ही अपनी पहचान एक निजी शिष्य के रूप में दर्ज कर ली। वह भी उत्साहित थी। उसने अपने हाथ में मौजूद भव्य कुलीन शिष्य के निजी प्रतीक चिन्ह को देखा। ये प्रतीक चिन्ह अनगिनत संप्रदाय के शिष्यों का सपना था। उसे यह इतनी आसानी से मिल गया, जिससे उसके मन में उसके प्रति कृतज्ञता और भी बढ़ गई। थोड़ा बूढ़ा होने के अलावा सुंदरता के प्रति लालसा, वास्तव में उसमें कोई खामी नहीं थी। और अच्छा, प्रस्तुत मूल्य। उसने थोड़ा आश्चर्य से देखा। वह भी लगातार देख रही थी। उसके हाथ में उस समय शिष्य का निजी प्रतीक चिन्ह था। ये छोटा सा हरा टोकन सचमुच अजीब था। एक बेकार टोकन को देखने से भी सबमिशन वैल्यू बढ़ सकती थी। इससे पहले उसे लगा कि सगाई तोड़ने से कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए कुछ इस तरह, नदी के पूर्व में 30 वर्ष, नदी के पश्चिम में 30 वर्ष, जिसके बाद 3 साल का समझौता होगा। ये विचार मेरे मन में तब आते थे जब मैं सगाई तोड़ने की सोचता था। सुरक्षा के लिए, उन्होंने कहा, 3 दिन बाद मैं उस छोटे परिवार के साथ सगाई तोड़ने की योजना बना रहा हूँ। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए कृपया संप्रदाय के कुछ उच्च साधना प्राप्त शिष्यों को मेरे साथ आने की व्यवस्था करें। सोचा कि अगर उस नौजवान ने 30 साल पूर्व नदी, 30 साल पश्चिम नदी के बारे में कुछ भी चिल्लाने की हिम्मत की, तो वह सीधे किसी से उसकी पिटाई करवा देगा, उसे बोलने का मौका भी नहीं देगा। फिर भी हिम्मत की 3 साल के समझौते का जिक्र किया तो वो सीधे जान से मार देगा। चुप्पी। हालांकि 4 महान संप्रदायों में से एक था लोंगजुवान महाद्वीप, फिर भी इन बातों को लेकर चिंतित था। उस समय क्लाउड मिस्ट संप्रदाय सबसे अग्रणी संप्रदाय था, फिर भी एक युवक के कारण उसका पतन हो गया जिसकी सगाई टूट गई थी। माफी से अधिक सुरक्षित। बड़े भाई, निश्चिंत रहें, हम इसका ठीक से इंतजाम कर देंगे, उसने उत्साह से कहा। अंततः वह अपने बड़े भाई की मदद कर सका। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 3 दिन बाद सुबह संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर, संतुष्टि के साथ। ऐसा लगता था कि उसने इन जूनियर भाइयों के प्रति व्यर्थ ही दयालुता नहीं दिखाई थी। जब भी वह उनसे कुछ अनुरोध करता था, वे हमेशा तत्पर रहते थे। मदद करने के बाद चले जाओ। तुरंत हजारों संचार ताबीज भेजे गए। संचार ताबीज का सामान्य अर्थ, वह अपने निजी शिष्य को ले जा रहा होगा। एक छोटा परिवार, विराम, सगाई, 3 दिन, कुछ उच्च साधना वाले लोगों की आवश्यकता थी। उसका समर्थन करें। जो भी उस दिन खाली हो, उसे हस्ताक्षर करना चाहिए। जैसे ही संचार ताबीज भेजे गए, उन्हें तुरंत सभी से जवाब मिले, जिससे पता चला कि वे उपलब्ध थे। केवल एक एक करके ही चुन सकते थे। तुम तो अभी यहीं हो, क्यों शामिल हो रहे हो? मजा आ रहा है क्या? तुम सीनियर ब्रदर दियाओ का समर्थन करने जा रहे हो? बदनामी। यही होता है जब तुम ठीक से साधना नहीं करते। बाहर। वे जानते थे कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। विलाप करते हुए, शोक, एक दुर्लभ अवसर। सीनियर ब्रदर दियाओ की मदद करने के बावजूद उन्हें बाहर कर दिया गया। उनकी निम्न साधना, कमजोर, कुछ छोटी जगहों पर कोई एक अधिपति माना जाता था। प्रतिभा से भरपूर, केवल एक मुश्किल से प्रस्तुत करने योग्य युद्धस्तंभ कहा जाता था। नाम वे अनेक जिन्होंने साधना सिखाए, आमतौर पर 1000 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार थे। इस समय वह एक पर्वत शिखर पर स्थित चौक पर था और नीचे स्थित आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को उनकी साधना के बारे में निर्देश दे रहा था। नीचे खड़े शिष्य अचानक आई चीख से चौंक गए। जब वह बिल्कुल ठीक था, तो अचानक पागल क्यों हो गया? नीचे शिष्यों के फुसफुसाने की आवाज सुनकर उन्हें गुस्सा भी आया। अगर इन निकम्मे लोगों को हर दिन साधना सिखाने की जरूरत न होती, जिससे मेरी अपनी साधना का समय विलंबित हो जाता, तो मैं कैसे? केवल किसी को भी उड़ने की विधियों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। पूरे संप्रदाय में तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ आकर मेरी शिक्षाएं सुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठंडे स्वर में बोलने के बाद उसने अपनी आस्तीन झटक कर छोड़ दी।
वापस जाते हुए उसने कहा, अभी साधना करो, लगन से साधना करो, सुधार करो, ताकि अगली बार सीनियर ब्रदर दियाओ की मदद करने के योग्य बन सको। ये शब्द सुनकर बारी आए एक नीचे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य विलाप करने लगे। मुख्य सड़क हद से ज्यादा लंबी थी, अगर वे तलवारों के साथ भी उड़ते तो भी एक चक्कर पूरा करने में 3 दिन और 3 रातें लग जाती। नहीं, सचमुच उन्हें एक चक्कर दौड़ाना। उन्हें समझ नहीं आया कि आमतौर पर मिलनसार रहने वाले व्यक्ति ने अचानक उन्हें ऐसा अनुचित कार्य क्यों सौंप दिया। तुम तो अभी यहीं हो नहीं। यद्यपि आप किसी और की साधना उच्च स्तर की है, अधिक उपयुक्त बाहर कर दिया गया। अध्याय 9। बात सगाई तोड़ने की नहीं है, बल्कि कबीले का सफाया करने की है। इस तरह के दृश्य लगातार सामने आते रहे। संप्रदाय पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे हलचल भरे संप्रदाय को देखते हुए वह खुद को रोक नहीं सका और उलझन में पूछ बैठा, क्या आज कुछ बड़ा हुआ है? संप्रदाय इतना जीवंत क्यों है? एक बार फिर देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ गया। उनके सामने एक और अधिक पेचीदा मामला था। यह एक शिष्य की रिपोर्ट थी। निजी शिष्य बना लिया था। दूसरों को शायद सच्चा रिश्ता पता न हो, लेकिन निश्चित रूप से पता था। उसकी महिला को शिष्या के रूप में ले जाना वास्तव में कामयाब हो गया। ऐसी बेतुकी बात। हालांकि ऐसे कई हास्यास्पद उदाहरण भी थे जहां गुरु और शिष्य एक साथ आ गए। दिल से गुरु गुरु होता था और शिष्य शिष्य होता था। ये भी एक कारण था जिससे वह काफी संतुष्ट था। एक शिष्य जब बातचीत करते समय पता था कि क्या देखना है, क्या देखो। मुझे लगा था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने स्वामी का सम्मान करता है, वह उसकी कद्र करता है, लेकिन उसने पलटकर यह हरकत कर दी। शायद कोई और अर्थ, बस उसे पहचान देना चाहता है ताकि उसके लिए सगाई तोड़ना आसान हो जाए। उसने मन ही मन बुदबुदाया। उसी समय सोचा कि अगली बार जब वह उसे देखेगी तो वह साफ सुथरे कपड़े पहने होगी, बिखरे बालों वाली, पहले की तरह अत्यधिक लापरवाह। खुद को रोक नहीं सका और अचानक कह दिया कि वह उसे पसंद करता है, अपनी मालकिन को। फिर वास्तव में सामना करने में बहुत शर्म महसूस करेगा। ये भी जानता था कि आकर्षण कितना महान होता है। बस पहले उसे ऐसा लगता था कि वह उसकी सुंदरता को लेकर अंधा था और उसका सम्मान करता था, अपने स्वामी का धीरे धीरे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके सामने उसकी छवि को उसे एक बाहरी व्यक्ति की तरह मानता था। अप्रिय रूप से पहली बार उसे इतना अधिक देखा। अन्य लोगों को यह विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। जल्द ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हुआ कि इन 3 दिनों के भीतर ही वह किसी न किसी तरह से हर किसी से मिल चुकी थी। उनमें से प्रत्येक ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि कुछ लोग जो आमतौर पर सख्त और उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि वह उसकी निजी शिष्या बन गई? बस एक छोटा सा साधक, भले ही वह ग्रैंड एल्डर का निजी शिष्य होता, तो भी क्या इससे उन एल्डर्स में उसके प्रति इतनी सद्भावना होती? मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सभी छोटे छोटे प्रशंसक थे। हालांकि उस समय खेती बाड़ी अच्छी नहीं थी, लोगों से व्यवहार करने में बेहद कुशल थे, विशेष रूप से खोजबीन की, मित्रता की, भोले भाले प्रतिभाशाली शिष्यों से दोस्ती की, संप्रदाय में रहते हुए उनकी देखभाल और चिंता दिखाई और जरूरत पड़ने पर हमेशा उनकी मदद की। समय बीतने के साथ साथ वे उन प्रतिभाशाली शिष्यों के दिलों में अच्छे वरिष्ठ भाई के रूप में भी उभर आए। बस इतना ही, उसे शांति और सुकून पसंद था और वह उनके आने को पसंद नहीं करता था हर पहाड़ की चोटी पर, इसलिए वे उसे परेशान नहीं करते थे। उनके आदरणीय वरिष्ठ भाई ने शायद ही कभी किसी को व्यक्तिगत शिष्य बनाया हो, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा ठीक से दिखाया। आधिकारिक शिष्यत्व समारोह आयोजित होने के बाद वे उपहार लेकर आते थे। गुरुजी, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि कई आंतरिक संप्रदाय के वरिष्ठ मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये सुनकर उन्होंने भी एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई। बेशक वे जानते थे कि ये कौन थे, ये सभी जूनियर ब्रदर्स थे। आपको उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। चलिए तैयार हो जाते हैं, इकट्ठा होने की जरूरत है। संप्रदाय का प्रवेश द्वार प्रस्थान। ठीक है। संप्रदाय का प्रवेश द्वार इस क्षण सैकड़ों लोगों की सुव्यवस्थित कतार ने दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। इन सैकड़ों लोगों में से अधिकांश के पास कमोबेश कुछ न कुछ सामान था। बाहरी संप्रदाय के शिष्य उत्सुकता से उन्हें देख रहे थे और फुसफुसा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? क्या तुमने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए हैं? जल्दी से आया और इन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को तितर बितर कर दिया। इस समूह में कई लोगों को पहचाना गया है। भयभीत होकर वह जल्दी से गाड़ी भगाने आया। बाहरी संप्रदाय के शिष्य तमाशा देख रहे थे। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये लोग आज यहाँ इकट्ठा होकर क्या अजीब व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे। यह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए चर्चा का विषय नहीं था। जल्द ही अपनी तलवार की चतुराई से उड़ते हुए आ गया। जब सैकड़ों लोग भी आश्चर्य से मुस्कुरा उठे। वह इन सभी लोगों को जानता था, वे उसके छोटे भाई थे। आप सब क्या कर रहे हैं? उसने हंसते हुए पूछा। ये सैकड़ों लोग कुल प्रत्यक्ष उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति का 5वां हिस्सा थे।
इस एकत्रित समूह ने एक प्रमुख संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त योगदान दिया। वे लोग नहीं जानते थे जा रहे हैं टूटना सगाई। शायद उन्होंने सोचा होगा कि वह तैयारी कर रहा है हमला करने के लिए, किसी दूसरे संप्रदाय पर हमला करने के लिए। मैं शिष्य के लिए अपनी सगाई तोड़ रहा हूँ, क्या मुझे इतने लोगों की ज़रूरत है? वह अवाक रह गया। इस सगाई को रद्द करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। ये सभी सक्षम हैं उस संप्रदाय के भीतर से जो इन्हें ले जाने के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़कर असहाय होकर कहा, क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? भंडारण छल्लों के अस्तित्व का उल्लेख करें जो लोगों की आवश्यकता के बिना ही सब कुछ संभाल सकते हैं। बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपने कभी किसी समूह को एक साधकों को सक्षम पुरुषों की तरह बोझ ढोते हुए कहाँ देखा है? बोझ ढोने वाले लोग भूसे की टोपी पहने हुए थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्य अपना सिर नीचे झुकाए हुए थे। उन्हें लगता है कि वे उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। बोझ उठाने के लिए जिम्मेदार एक व्यक्ति के चारों ओर सिर झुकाए असमंजस भरी नजरों से घूमते हुए। क्या इस व्यक्ति को कुछ जाना पहचाना सा लगा? अचानक पहुंचा और उस व्यक्ति की पुआल की टोपी उठा ली। चेहरा देखकर उसने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा नहीं है? उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी निगाहें उठाई, निगाहें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। उसने असहजता से कहा, वरिष्ठ बहन, आप किसी और को गलत समझ रही हैं। नहीं, मैं उनका पोता हुआंगयेबो हूं। बेहद चतुर सोचा। इस कारण जिम्मेदारी उठाना, सगाई रद्द करने वाली टीम में सफलतापूर्वक शामिल होना। जिन अन्य लोगों का चयन नहीं हुआ था उन्होंने भी संयोगवश इसी विधि के बारे में सोचा था। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी और शामिल होना चाहा, तब और अधिक पद उपलब्ध हुए जिन पर बोझ था। आप बिल्कुल स्पष्ट हैं, आपने तो कल अभिवादन भी किया था। गलती हो ही नहीं सकती। वरिष्ठ बहन, मैं सचमुच हुआंगयेबो हूँ। रोने जैसा महसूस हो रहा था। काश मैंने कल खुद आकर उनसे अभिवादन न किया होता। समझ में नहीं आता था कि कौन बोझ उठाने के लिए हुआंगयेबो होने का नाटक करेगा। ऊपर देखा और बोझ ढोते हुए अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे अन्य लोगों के चेहरे देखे। ने हैरानी से कहा, क्या आप एल्डर चेन, एल्डर वांग और एल्डर? अन्य लोगों ने जल्दी से अपने सिर नीचे कर लिए। वरिष्ठ बहन, आपने हमें गलत समझा है। जुकुन, एल्डर कई का बेटा। चेन लिनोंग, एल्डर चेन का बेटा। वांग मिंगहाओ, एल्डर वांग के। झेंग्यान, एल्डर जू का बेटा। वह अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। क्या उन्होंने बाह्य संप्रदाय के शिष्यों को बोझ उठाने में मदद करने पर जोर दिया? मान्यता मिलने के बाद भी उन्होंने हठपूर्वक इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे अपने बेटों को भी साथ लाए थे। ठीक है, दिखावा करना बंद करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अंधा हूं? उसने अपनी छड़ी पर टैप किया। उन्हें ये भी पता था कि जूनियर ब्रदर्स क्या सोच रहे थे। उन्हें बस इस बात का डर था कि जब वह सगाई तोड़ने जाएगा तो उस परिवार द्वारा उसे, जो कि एक साधारण किसान था, नीची नज़रों से देखा जाएगा। वे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते थे। बस बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी कबीले का सफाया करने नहीं जा रही हूँ। अध्याय 10। एक गद्दार है संप्रदाय। तुम पीछा कर सकते हो लेकिन अपनी आभा छुपाओ। हम एक विवाह रद्द करने जा रहे हैं, एक कबीले का सफाया करने जा रहे हैं। उन्हें डराओ मत, ने कहा। समझ गए बड़े भाई, सभी ने उत्साह से कहा। अंततः समझ में आ गया। पता चला कि ये सभी यहाँ इसलिए थे क्योंकि कम आंका था उसकी स्थिति। सक्षम होना, स्वेच्छा से छोटे मोटे काम करना, यहाँ तक कि संप्रदाय का मुखिया भी शायद ऐसा कारनामा न कर पाए। वे सभी अभिमानी और घमंडी प्रतिभाशाली लोग थे। वे छोटे मोटे काम नहीं करना चाहते थे। संप्रदाय प्रमुख उन्हें मजबूर नहीं कर सकते थे। समय कम है, चलो जल्दी चलते हैं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा। उसने तुरंत अपने भंडार घर से खजाने का जहाज निकाला और समर्थन करते हुए कहा, बड़े भाई चलिए पहले जहाज पर चढ़ते हैं। अब भी बाहरी लोगों के सामने दुर्बल और वृद्ध होने का दिखावा करता है, संदेह से बचने के लिए। अपना काम छिन जाने पर थोड़ा निराश महसूस हुआ और तुरंत उसके पीछे चला गया। उनके पीछे 2 युवा आगे चल रहे थे। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी भावभंगिमा थी। उसने मोटे लिनेन के कपड़े पहने थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी बाहों में एक तलवार थी और वह चुपचाप पीछे पीछे चल रहा था। दूसरे व्यक्ति के हाथ में शराब की बोतल थी। उसका चेहरा दाढ़ी से ढका हुआ था जिससे शराब की बदबू आ रही थी। वह पीते हुए इधर उधर लड़खड़ा रहा था और पीछे पीछे चल रहा था। उसने इन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था और उसे ये भी संदेह हुआ कि क्या वे उस संप्रदाय के सदस्य थे। शिष्य सभी अच्छे वस्त्र पहने हुए थे। वे सुंदर और दिव्य प्रतीत हो रहे थे। वे इनके जैसे कैसे हो सकते हैं? तुम दोनों इतनी पास पास क्या कर रहे हो बड़े भाई? छोटी भतीजी के चलने के लिए जगह है, बड़बड़ाते हुए उसने कहा। एक नशे में धुत युवक ने डकार ली, फिर एक कदम पीछे हट गया। तलवार लिए हुए युवक ने अपने चेहरे पर अभी भी ठंडा भाव बनाए रखा और चुप रहा, लेकिन साथ ही एक कदम पीछे हट गया। झट से दूसरी तरफ चली गई और उसकी बांह को गले लगा लिया। ये बहुत डरावने थे। केवल इन्हें पकड़ने से ही उसे सुरक्षित महसूस हुआ।
जब सभी लोग सवार होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, मुख्य सीट पर उसके बगल में खड़ा था। दशकों बीत गए हैं और आपकी तलवारबाजी और भी निखर गई है, एक उम्रदराज आवाज सुनाई दी, चेहरे पर थोड़ी भावुकता थी। वे सभी प्रतिभाशाली थे, उनके लिए साधना करना बहुत आसान था, उसके विपरीत जो कई शताब्दियों से वहीं अटका हुआ था। ठंडे चेहरे वाले, तलवार लिए हुए युवक के होंठ अचानक हिले, मानो उन्हें इसकी आदत न हो। कड़े स्वर में बोलते हुए, ये सब सीनियर ब्रदर के मार्गदर्शन की बदौलत है। उल्लेख पूरा, यहाँ तक कि पूरा, केवल उसे बुलाने के लिए तैयार। पूरा नाम। याद आया कि मैंने उससे बस यूं ही कुछ शब्द कहे थे और उसे अचानक ज्ञानोदय हो गया। यह प्रतिभावान, सचमुच प्रतिभावान। वह स्वयं भूल गया कि उसने उस समय उससे क्या कहा था। शाओ जुएजी, दशकों बीत गए हैं और तुम्हारा शराबीपन का रास्ता भी थोड़ा आगे बढ़ गया है, उसने बात बदलते हुए उस युवक से कहा जो अभी भी शराब पी रहा था। जियाओ जुएजी का पूरा नाम। ये सुनकर उसने उत्साह से डकार ली, ये सब सीनियर ब्रदर की वजह से है एरगोटो। हिचकी टिल्डा, वाह, ये तो वाकई प्रतिभाशाली हैं। ईर्ष्या ने चेहरा बिगाड़ दिया। एक व्यक्ति की बात सुनकर उसे ज्ञानोदय हुआ। उसके शब्दों से प्रेरित होकर दूसरे व्यक्ति ने शराब पीते ही तुरंत ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या हुआ? वह दवा की गोलियां ऐसे खाता था जैसे मिठाई, फिर भी उसकी साधना रुकी रही। इसके बाद उसने अपने अन्य छोटे भाइयों से भी बातचीत की। बहुत समय हो गया जब सब लोग इस तरह इकट्ठा हुए थे। जैसे ही उसका समूह रवाना हुआ, अन्य संप्रदायों में दहशत फैल गई। क्या? अचानक बड़ी संख्या में बलवान व्यक्ति एकत्रित हुए, एक खजाने से भरे जहाज पर सवार होकर एक अज्ञात उद्देश्य के लिए रवाना हो गए। क्या यह मजबूत व्यक्तियों के एक समूह को लेकर एक विवाह को रद्द कर रहा है? क्या ये शक्तिशाली व्यक्तियों के एक समूह को लेकर जबरदस्ती शादी रद्द कर रहा है? क्या मजबूत व्यक्तियों के एक समूह को लेकर एक बड़े परिवार को नष्ट किया जा सकता है? क्या शक्तिशाली व्यक्तियों के एक समूह को लेकर अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला किया जा रहा है? मुख्य हॉल में औपचारिक पोशाक पहने हुए दिख रहा था, लगातार चमकते संचार ताबीज सुनना महसूस कर रहा था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक ग्रैंड एल्डर के रूप में उन्होंने अस्थायी रूप से संप्रदाय के महत्वपूर्ण मामलों का फिर से प्रबंधन संभाला। ये संचार ताबीज उन लोगों से आए थे जो उनसे पूछ रहे थे कि वे अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला क्यों कर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भी बाहर थे और उससे पूछ रहे थे, क्या उन्हें अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला करना चाहिए? उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं मिली थी। क्या उन्हें मदद के लिए वापस लौटना चाहिए? उसने अपना माथा रगड़ा। कार्यवाहक संप्रदाय प्रमुख अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला करने के बारे में भी नहीं जानते, क्या वे आपको जवाब देंगे? अगले ही क्षण सफ़ेद बालों वाले कुछ वरिष्ठ बुजुर्गों का एक समूह भी मुख्य हॉल में दौड़ पड़ा और घबराकर पूछने लगा, उन्होंने अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला करने जैसी इतनी बड़ी घटना के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया? बिल्कुल, मुझे अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों से लंबे समय से नफरत थी। ऐसी घटना की घोषणा क्यों नहीं की गई? उस बुढ़िया को यहाँ से जाने दो, मैं उसे बहुत समय से मिट्टी में मिला देना चाहता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उस कामुक बूढ़े आदमी को मुझे संभालने दो, इस बार उसे नपुंसक बना दूंगा। नीचे बैठे अनभिज्ञ और उत्साहित बुजुर्गों के समूह को देखते हुए मैंने बहुत हैरान होकर पूछा, वरिष्ठों, क्या अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर हमला करने का आदेश आपने ही जारी नहीं किया था? संप्रदाय प्रमुख के अलावा केवल यही समूह अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर आक्रमण का आदेश जारी कर सकता था। वे महान बुजुर्ग जो व्यवहारिक रूप से अपनी कब्रों में पड़े थे। सफ़ेद बालों वाले पुरुषों और महिलाओं के इस समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आपने अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों के लिए भी आदेश जारी किया था? मैं नहीं, आपने इसे जारी किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति हूँ। अरे, अभी तो मैंने कहा था कि आप अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों को लंबे समय से नापसंद करते रहे हैं। जरूर आपने ही गुप्त रूप से यह आदेश जारी किया होगा। मैं निर्दोष हूँ। अवश्य ही जिसने जारी किया हमेशा उस पुराने जैड मेडन इमॉर्टल सेक्ट से, बस यहाँ तक कि उसने कहा कि वह पीसना चाहता है मिट्टी में। बड़े जाओ, निराधार आरोपों से बदनामी मत करो। ये स्पष्ट रूप से दादी लियांग द्वारा जारी किया गया आदेश था। उनके असफल कबूलनामे के बाद उस लंपट आदमी से जिसके साथ उन्होंने संचार ताबीज का आदान प्रदान करने की कोशिश की थी, वह क्रोधित हो गई और बहाना ढूंढ रही थी। उन्होंने उसे पीटा। वाह, यहाँ अफवाहें मत फैलाओ। इस औरत ने उस व्यभिचारी बूढ़े से कब कबूल किया? ये तो हास्यास्पद है। मेरे पास तो पहले से ही एक दाव साथी था समय, मुझे नहीं लगता कि वह बहुत सुंदर है ना तरीका? ये तो वाकई हास्यास्पद है। उसने नीचे के जीवंत वातावरण को देखा और उसका सिर भी दुखने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि ग्रैंड एल्डर्स के इस समूह ने भी आदेश जारी नहीं किया था। क्या वास्तव में हमले का आदेश जारी किया गया था अन्य 3 प्रमुख संप्रदायों पर? पंथ के भीतर के प्रभावशाली व्यक्तियों की जांच की गई थी। वास्तव में प्रभावशाली व्यक्तियों में से 5वां हिस्सा गायब था। ये एक 5वां हिस्सा शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रमुख संप्रदाय को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। क्या हमले का आदेश ठीक किसने जारी किया? अन्य 3 प्रमुख संप्रदाय कौन से थे?
सकना, उच्च पद वाला व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर वे हमला कर रहे थे तो उन्हें इसे उनसे छुपाने की जरूरत थी, है ना? इसे उनसे छिपाने से क्या फायदा होगा जब तक यहाँ एक आंतरिक जासूसी गुट है। ये संभवतः इसी समूह में है, नीचे ग्रैंड एल्डर्स हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इस अमेजिंग जर्नी का हिस्सा बने। नीचे कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।